साथियों, लुसेंट जीव विज्ञान से आज की इस वीडियो में 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, इस 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ये प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये एक कोशिका का चित्र है। चलिए आगे देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है सियोकाइट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये सभी जो पौधे हैं ये छाया में पनपने वाले पौधे हैं। चलिए आगे देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। और साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे, और क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो साथियों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग आप लोग देख सकते हैं इमेज में क्या होता है, ये लंग्स यानी कि फेफड़ा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फेफड़ा होता है। चलिए आगे देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। चलिए 4 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है अमोनिया। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिए। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। और जैसे कि मनुष्य जो सांस लेता है वो फेफड़ा के द्वारा, और उसी प्रकार पूछा जाता है कि मछलियाँ जो सांस लेती है, याद रखिएगा ये गिल्स के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं ये गिल्स का चित्र है। आगे देखिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, पौधे में अगर आवश्यकता से अधिक जल होता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब होता है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। तो इमेज में जैसे कि दिखाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं लाइट को कौन ग्रहण कर रहा है, तो पत्ती। तो पत्ती क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषी अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमाटा। जैसे कि एक पत्ती का चित्र है और इसी को जूम करके दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है, ओपन स्टोमाटा यानी कि खुला रंध्र है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया, ये क्या है, क्लोज स्टोमाटा। तो खुले स्टोमाटा से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको रंध्र कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। आगे देखिए, फेफड़ा का आकार किस प्रकार का होता है। तो चित्र में देखकर आप लोग बता सकते हैं क्या ये गोलाकार है, नहीं है।
बेलनाकार है, ये भी नहीं है। अंडाकार है, ये भी नहीं है। ये क्या है? तो कुछ हद तक शंक्वाकार है। तो याद रखिएगा फेफड़ा का जो आकार होता है ये शंक्वाकार होता है। आगे देखिए पृथक्करण का नियम किसने दिया था? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों पृथक्करण का नियम जो है ये दिया था किसने? तो मेंडल ने। याद रखिएगा किसने दिया था? मेंडल ने। आगे देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो देखिए साथियों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था किसने? तो याद रखिएगा लैमार्क तथा ट्रे विरेनस ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जबकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, सफाई और कमाई। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया सफाई और ये हो गया कमाई। तो दो शब्द आपको ध्यान रखना है। सफाई में देखिए स से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन होता है, जबकि माई से माइकोलॉजी, क से कवक, यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। कवक जिसको फंगस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों पर्यावरण का जो अध्ययन है ये जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए पौधों के नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन वर्गीकी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो प्यारे साथियों बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 का? तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया से पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है तपेदिक। तपेदिक रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे देखिए एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जीवाणुओं में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे छोटा जीव की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा शैवाल। शैवाल क्या है? तो ये एक स्वपोषी है, यानी ये खुद पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। टिक्का रोग किसमें होता है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए, टिक्का रोग किसमें होता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है मूंगफली। ये मूंगफली का रोग है टिक्का। ध्यान रखना है धान में एक रोग होता है खैरा, तो याद रखिएगा खैरा रोग ये धान से संबंधित है, जो कि जड़न यानी जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों इसका सही जवाब है हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये विषाणु से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए सभी कवक सदैव क्या होते हैं?
बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। सभी कवक यानी फंगस सदैव क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विविध पोषी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है। इनमें से देखिए जड़ पूछा गया कौन सा नहीं है, शकरकंद, मूली, गाजर, ये तीनों जड़ है। जबकि आलू क्या है, तो ये एक रूपांतरित तना है। अब स्तंभ मूल किसमें पाई जाती है। साथियों ये सभी पादप जगत के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अब स्तंभ मूल जो है ये पाए जाते हैं गन्ने में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आगे देखिए, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा हल्दी का जो खाया जाता है ये हिस्सा होता है प्रकंद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकंद। चलिए आगे देखिए, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो इसका सही जवाब है जिंकगो। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो साथियों ये कौन सा पौधा है, तो ये साइकस का पौधा है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं होता है। आगे देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अभी हमने देखा हल्दी का कौन सा भाग होता है, तो प्रकंद, और नाशपाती का कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब है गुद्देदार पुष्पासन। आगे देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों दाल जो होता है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर। आगे देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का पूछा गया है, तो ज से जल होता है और ज से जाइलम। तो याद रखिएगा पौधों में जाइलम उत्तक के द्वारा जल का परिवहन होता है। जबकि भोज्य पदार्थ का पूछे तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। आखिरी प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16। पौधों की वृद्धि के लिए टोटल 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आपको आंसर करके बताना है वही प्रश्न जो हमने अभी पूछा कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।